सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, आज इसराइल की जानिब से अब कतर पर भी हमला कर दिया गया है और कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमला किया गया है। इसराइल बाज नहीं आ रहा जारी हद से। जी देखें, ये बड़ी अफसोसनाक वाकया है और ये जो दो रहनुमाओं की शहादत की खबरें आ रही हैं। एक ये है कि खलील अल हया को, जो बहुत सीनियर रहनुमा और जो पोलिट ब्यूरो है हमास का, उसके वो सरबराह थे और उसके सरबराह वो यानी जिसको रईस मजलिस शूरा हरकतुल हमास कहते हैं, और वो उसके सरबराह थे और बहुत करीब थे वो याह्या सिनवर के। और ये जो मुज़ाकराती टीम थी इसके वो एक अहम, और वो कई सालों से वो हमास से वाबस्ता और कई दिहाइयों से गज़ा में ही उनकी पैदाइश हुई थी। और फिर वो उन्होंने डॉक्टरेट की थी जॉर्डन से, PhD उन्होंने की हुई थी। और उनको जनवरी में ये एक लिस्ट आई थी जिसमें इसराइल की तरफ से कहा गया था कि हम इसराइल से बाहर भी जो रहनुमा मौजूद हैं उनको भी हम निशाना बनाएंगे। तो खास तौर पे इनका नाम आया था खलील हया का। अब खलील हया जो हैं ये तुर्की, ईरान, मुख्तलिफ अरब ममालिक जिनमें कतर, अभी ये मेरे ख्याल से 24-48 घंटे पहले ये काहिरा में थे। और ये तमाम जो प्रोसेस था, इनसे ही मुलाकात भी जो है वो अमेरिका भी कर रहे थे और इनसे मोसाद के लोग भी इनडायरेक्टली मुलाकातें कर रहे थे। तो इनको निशाना बनाया गया। ये देखें, पोलिट ब्यूरो के चेयरमैन, यानी आप इस पोजीशन को अगर देखें, खालिद मिशल भी थे उसमें, लेकिन वो ज्यादा इतना फाल नहीं थे। दूसरे इसमें जो दूसरे रहनुमा जाहिर जबरैन, उनको भी निशाना बनाए जाने की जो है वो खबर आ रही है। तो वो जो है वो भी, ये जो इनका पोलिट ब्यूरो था उसमें ये दो अरकान यानी जाहिर जबरीन और खलील अल हया, इनको ये इत्तलात आ रही है कि इन दोनों को निशाना बनाया गया है कतर में। और ये कतर में इसलिए मौजूद थे दोनों शख्सियात। अभी एक की तो कंफर्मेशन हो गई है, लेकिन खलील हया के साथ साथ जो इत्तलात आ रही हैं वो आ रही हैं कि उसके साथ ही जो है वो जो दूसरे रहनुमा हैं वो जिनको निशाना बनाया गया है वो जाहिर जबरीन है। ये दोनों जो हैं ये हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो, और तकरीबन दोनों ही आप समझें कि ये मुश्तरका तौर पे ये चेयरमैन थे। यानी चेयरमैन खालिद मिशाल भी थे, इस्माइल दरवेश भी थे और खलील अल हया भी थे। तो अब ये है कि जो अगर वो जाहिर जबरैन का जिक्र आता है तो ये ध्यान में रखें कि वो जाहिर जबरैन जो है वो उस विंग की सरबराही कर रहे थे। ये तो मुज़ाकरात में थे, लेकिन वो जो थे, जो दूसरे रहनुमा जिनकी इत्तला आ रही है, वो उस विंग को हेड करते थे जो कि यरगमालियों और कैदियों की रिहाई के हवाले से फाल था। यानी इस तमाम मुज़ाकराती अमल में जो ज़हीर जबरैन का जो रोल था वो ये था कि जब ये 48 यरगमाली रिहा होंगे तो उसके जवाब में जो सैकड़ों की तादाद में जो फलस्तीनी कैदी मौजूद हैं इसराइल की मुख्तलिफ जेलों में, तो उनकी लिस्ट जो है वो जाहिर जबरैन बना रहे थे। और जाहिर जबरैन जो है, इनका बहुत ज्यादा इसरार था कि उसमें जो है वो उन शख्सियात को शामिल किया जाए जिनमें सर फहरिस्त जो है वो मरवान बरगूती का नाम था। अच्छा, अब मरवान बरगूती के बारे में सब जानते हैं कि उनको फलस्तीनी जो है अपना मंडेला समझते हैं। और 2011 में भी जब गलीद शलीद के बदले में रिहाई हुई थी, एक इसराइली फौजी के बदले में 1000 फलस्तीनी कैदी रिहाई हुई थी, तो इसराइल ने मरवान बरगूती को रिहा नहीं किया था। तो अब ये है कि अब ये एक जो रहनुमा इनके, जो यानी आप समझें कि जाहिर जबरैन और खलील अल हया, ये दोनों एक साथ ही मूव करते थे। अच्छा, एक साथ मूव इसलिए करते थे इन मुज़ाकरात के दौरान
क्योंकि इन मुज़ाकरात में ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो जंग बंदी होनी है, जंग बंदी के साथ साथ ये तय होना है कि कौन से कैदियों को रिहा करेगा इसराइल, और इसराइल की तरफ से और उधर से, क्योंकि जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ऐलान हो गया। आज उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्रोएशिया के वजीर आजम से मुलाकात की थोड़ी देर पहले। जो सार हैं इसराइल का जो वजीर खारजा है, उसने कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं जी, ये मुज़ाकरात का जो प्लान है स्टीव विटकॉफ का, इसको हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मुज़ाकराती टीम जो है, जो मुज़ाकराती टीम काहिरा में और कतर में और तुर्किया में थी, अच्छा इन्होंने स्पेसिफिकली, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसराइल ने ये कहा था कि हम इजिप्ट में नहीं और तुर्किया में नहीं, हम कतर में निशाना बनाएंगे। यानी कतर का बाकायदा नाम लेके इन्होंने कहा था इसराइल ने कुछ अर्सा पहले कि हम कतर में निशाना बनाएंगे इन हमास के रहनुमाओं को। अब कतर जो है, आपको पता है कि कतर जो है वो इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा था इन तमाम मुज़ाकरात में, और दरमियान में ये कतर के ऊपर शदीद दबाव आया था कुछ अर्सा पहले कि वो हमास के रहनुमाओं को अपने यहाँ से जो है वो अपने यहाँ आने ना दे। कतर ने उन मुतालबात को रद्द कर दिया था। फिर तुर्किया पे दबाव आया था, तो तुर्किया की तरफ से कहा गया था कि बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर एक मुल्क कोई फैसला करेगा तो हम अपने यहाँ आने की इजाजत देंगे। 2 रोज पहले जो है वो यानी वीकेंड जो गुजरा है, इस वीकेंड पे इन दोनों रहनुमाओं की ईरान का एक डेलीगेशन था, उससे मुलाकात हुई थी दोहा में। तो ये डेलीगेशन, ये जो दोनों रहनुमा थे, क्योंकि देखें ना खालिद मिशाल तो गैर फाल हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि पॉलिटिकल ब्यूरो में ये 3 शख्सियात जो हैं, 3-4 शख्सियात एक साथ फाल थी। उनमें खालिद मिशाल जो हैं वो बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन वो हयात हैं अभी भी, और एक मोहम्मद इस्माइल दरवेश हैं। तो 2 रहनुमा जो हैं वो निशाना बना दिए गए हैं। जो इस्माइल दरवेश अब उसमें से हयात रह गए हैं, यानी पॉलिटिकल ब्यूरो में से जो हमास की शूरा जिसको कहें आप, उसमें से सिर्फ एक शख्सियत जो है इस्माइल दरवेश, वो इस वक्त जो है वो जिंदा हैं, और खालिद मिशाल जिंदा हैं। बाकी सारा जो पॉलिटिकल ब्यूरो इस वक्त फाल था, उसको जो है वो आज के वाक़े के बाद, क्योंकि उसमें 5 ही मेंबर्स थे, तो एक जो रुकन है उसको आइडेंटिफाई हमास ने नहीं कर दिया, उनका नाम नहीं लिया आज तक। उनका नाम ज़ाहिर हमास की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो हम भी यहाँ नहीं ले सकते। लेकिन ये है कि अब सिर्फ 2 शख्सियात जो हैं वो उसमें हयात रही हैं, एक खालिद मिशाल और एक जो है वो जिनका मैंने नाम आपको भी बताया, इस्माइल दरवेश। और जबकि 2 शख्सियात जो हैं, ये 5 की शूरा में से 2 शख्सियात जो हमास की मरकजी शूरा की जो हयात थी, उनको आज शहीद कर दिया गया। जी डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि ये जो हमला किया गया इसराइल की जानिब से, इसमें आप कतर की सिक्योरिटी या उनकी खुद मुख्तारी पर क्या देखते हैं, और उस सिक्योरिटी के लिए किस कदर थ्रेट हो सकता है, वो क्या रिटेलिएट कर सकते हैं? देखिए, ये अभी तो ये इसकी डिटेल इस तरह से आनी है, फज़ाई हमला तो हुआ है, ठीक है ना। अभी इसकी डिटेल्स इस तरह से आनी है कि ये इन्होंने ये मिसाइल फायर हुए हैं, ये ड्रोन अटैक्स हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, या ये खुद कुछ मतलब मुतज़ाद इतलात हैं, या ये है कि कुछ ड्रोन अटैक हुए हैं तो कहाँ से, कौन सी जगह से वो फ्लाई किया है उन्होंने, कौन सी एयर स्पेस क्रॉस की है। देखिए, कतर से इसराइल का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है। ये ज़हन में रखें कि जब ईरान पर अटैक हुआ था तो कतर, इस दौरान कतर में भी आपको याद होगा कि कतर में जो मिलिट्री बेस है, क्योंकि सेंटकॉम की जो बेस है वो कतर है, तो जब ईरान पर अटैक हुआ था तो उस दौरान ईरान ने कतर पे भी अटैक किए थे, लेकिन कतर को इल्म था इस बात का, तो उसके नतीजे में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा नहीं हुई थी। लेकिन ये जो हमला है, अब यहाँ पे ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमला है इसमें कौन सी एयर स्पेस यूज हुई है, क्योंकि अगर तो ये फजाई हमला इस तरह से हुआ है कि ये इसराइल से हुआ है, तो फिर एक सूरत हाल बहुत पेचीदा हो जाती है, क्योंकि इसराइल से कतर तक अगर आना है किसी भी
ड्रोन ने या किसी मिसाइल ने, तो फिर ये तो एक, मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये टारगेटेड अटैक है, ये ध्यान में रखें, ये बिल्कुल टारगेटेड। ये हम इस तरह से अटैक देख रहे हैं कि जैसे हमने ईरान में असैसिनेशंस देखी, मुख्तलिफ टारगेटेड असैसिनेशंस देखी, और ये हुआ कि जी वहाँ पे मुख्तलिफ जो उनकी अस्करी शख्सियात थी उनको ईरान में बिल्कुल टारगेट करके निशाना बनाया गया। तो इसी तरह से हम इस अटैक को भी, मैं इस वक्त चूंकि इनिशियल खबरें आ रही हैं कि फजाई हमला हुआ है, लेकिन वो फजाई हमला इतना टारगेटेड है कि उसमें सिर्फ 2 शख्सियात की शहादत की अब तक खबरें आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तो उन्होंने कोई एक्सप्लोजिव यूज किए हैं तो वो एक्सप्लोजिव्स, या फिर ये है कि कोई बिल्कुल कतर के अंदर ही कोई उस इमारत के करीब से ही कोई जो है वो ड्रोन अटैक हुआ है। मतलब ये जो एयर स्पेस है ना, मैं इसको मेरे लिए थोड़ा सा इसको इस मरहले पे जरा कबूल करना मुश्किल हो रहा है कि ये इसराइल से फायर हुए हों। ये मैं, और अगर फायर हुए हों और इतना एक्यूरेटली वो जाके किसी बिल्डिंग पे लगे और उसमें 2 शख्सियात शहीद हो जाएं, मेरा ये ख्याल है कि या तो कतर में ही कहीं उस बिल्डिंग के करीब से अटैक हुआ है, या ये है कि एक्सप्लोजिव्स बिल्डिंग में थे जो कि ब्लास्ट हुए हैं, जो कि मनाजिर भी हमारे सामने आ रहे हैं, या ये है कि मतलब ये जो भी हुआ है ये मेरे ख्याल से कतर के अंदर से ही हुआ है गालिबन। और अगर ये बाहर से हुआ है, यहीं इसराइल से हुआ है या किसी और मुल्क से हुआ है, तो फिर ये सूरत हाल जो है ये बिल्कुल जो है ये एक दूसरा रुख इख्तियार करेगी। यहाँ पे ये भी मुमकिन है कि इसराइल जो है वो अभी तक उन्होंने क्लेम नहीं किया, मतलब ये शहादत की खबरें आ गई, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि लेकिन कतर की तरफ से आ गया है कि जी इसराइली रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इसराइल, कतर ने तो इल्जाम लगा दिया इसराइल पे, लेकिन इसराइल ने ये कैसे किया है और क्या उसने दूसरे मुल्कों की एक्सेस यूज की है, तो और फिर जाहिर है कि एक सिक्योरिटी के हवाले से, और कतर आप देखें ना, कतर जो है वो उसमें कतर में अल जजीरा के बेशुमार लोगों ने, उनके सहाफियों ने जाने दी है अपनी। कतर जो है वो वहाँ पे सेंटकॉम भी है, कतर में जो है वो ये तमाम मीडिएशन में कतर के जो वजीर आजम और वली अहद जो हैं उनका इंतहाई अहम किरदार था। और तो कतर जो है उस पर अटैक होना इसराइल का, और यहाँ पे इस वक्त मुज़ाकराती टीम के 2 अहम तरीन अरकान को शहीद कर देना, इसके बाद मुझे ये इल्म नहीं है कि अब जो गो अहेड होगा, यानी मतलब मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि अगर इसको देखें ना, खलील अल हया ने ही तो कहा था कि हम मंजूर करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान को, और ये जो है वो अब जब इन्हीं को शहीद कर दिया है, और इसी तरह से जो उनकी पूरी जो पॉलिटिकल ब्यूरो है उन्होंने ही तो इसको ओके किया था, तो उस ओके को जब जाहिर जबरैन भी उसमें साथ थे, ये भी गए थे इजिप्ट, और ये भी गए थे तुर्की और सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों में, तो इनको ही जब शहीद कर दिया, तो अब गो अहेड वहां से। यहाँ ये जरूर है कि इन्होंने अपनी शहादत से पहले ये कह दिया था कि हम जो प्रेसिडेंट ट्रंप और स्टीव विस्कॉफ का जो प्लान है उसको हम कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले बात की, ये जो इसरार कर रहे थे ये सारे, जो खास तौर पे जो जाहिर जबरैन जो इसरार कर रहे थे, जाहिर जबरैन का ये कहना था कि क्योंकि ये प्रिजनर्स की लिस्ट बना रहे थे, ये वो जो कैदी रिहा होने हैं, और उन कैदियों के ऊपर बहुत ज्यादा इसराइल के अंदर कोई 250 उसमें कैदी ऐसे हैं जो कि आप समझेंगे उम्र कैद से ज्यादा, 1 से ज्यादा उम्र कैद की सजाएं हैं उनको।